एक एग्जाम किसी भी इंसान की लाइफ नहीं लिख सकता, तभी इतने सारे सुसाइड केस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। इस समय बच्चे क्या फील कर रहे हैं? जब लीक की खबर आई ना, तो मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, उन्होंने अपनी बुक्स ही बेच दी थी। वो पढ़ के इतना कर रहे हैं, लोग लीक करके वो सिमिलर रैंक ले रहे हैं। वो तभी तो कट ऑफ ऊपर जाता है ना। हम किसी एक एजेंसी को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। जो बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं, व्हाट आर द कॉमन ट्रेट्स व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड सो फार? ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बच्चा क्लियर कर जाता है। पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चे को भी संभाल के रखना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए? कई बार पेरेंट्स जो कुछ नहीं कर पाए ना, वो सोचते हैं कि मैं जो नहीं बन पाया मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। अरे बच्चे से पूछ तो लो। थोड़ा सा इतना खुलना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चा अपने मन की बात सारी कह सके। नीट में लगभग आई थिंक 22 लाख बच्चा अपेयर करता है हर साल। स्टेट टू स्टेट कट ऑफ का फर्क पड़ता है। आईसर है अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। या स्टार्टिंग से ही क्या गाइडेंस रखते हो कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी होनी चाहिए? वो क्या एक रहता है? एक तो ये फीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस की, इसलिए ये लीकेज की प्रॉब्लम, चीटिंग की प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसलिए भी बढ़ जाती। इंडिया में बाकी प्रोफेशन में जॉब सिक्योरिटी उतनी है नहीं। मेडिकल में अब बच्चों को लगता है कि चलो MBBS हो गई ना तो नौकरी तो लगी जाएगी, तभी एग्ज़ाम लीकेज के चांसेस बढ़ रहे हैं। मनीष जी, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप एक एकेडमिशियन है, यू आर हेडिंग आकाश इंस्टीट्यूट का पूरा एकेडमिक्स आप हेड कर रहे हैं, और एक M फार्मा है। M फार्मा है, एंड ऑफ कैमरा वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर जर्नी। योर जर्नी इज़ वेरी मोटिवेशनल इन इटसेल्फ, दैट आपने कैसे मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते थे, अपना कोचिंग भी आपने चलाया है, then when you came here and you've risen to the top position in this institute. मैं आपकी वीडियोस भी देखी, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। आप एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं साथ में, क्योंकि लोग ज़्यादातर नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, वेयर एज यू हाईलाइट द पॉजिटिव साइड, और कि कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। तो पहले तो ये वीडियोस बनाने का थॉट कैसे आया था माइंड? पहले मैं ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब कुछ नहीं चलाता था। अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने देखा कि मतलब मैक्सिमम बच्चा ना सोशल मीडिया से अटैच है, और सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं ना, मतलब कुछ तो भी मतलब बता रहे हैं लोगों को, और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। तो मुझे लगा कि एक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों तक पहुंचने का, उनको एक पॉजिटिव साइड देने का। जब से मैंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मतलब यार टाइम वेस्ट हो रहा है, कि इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि हमारे ना कोचिंग आवर्स में 10 आवर्स लग जाते हैं, पूरे ड्यूटी आवर्स, मतलब ऐसे होते हैं क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक होती है। उसके बाद मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि मैं जाके वीडियो बनाऊँ। घर भी मेरा दूर है काफ़ी इंस्टीट्यूट से, तो मैं कई बार गाड़ी में शूट कर लेता हूँ। गाड़ी में बनाया मैंने, अपना जो भी बनाया रिकॉर्ड करा और मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो स्टार्टिंग में लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसी बड़े घर जाके रिलैक्स करूं, क्यों मैं फालतू इन सब चक्करों में पढ़ाऊं। लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब बच्चों के मैसेज आए कि सर हम बहुत परेशान थे, आपकी वीडियो देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें थोड़ा मोटिवेशन हो रहा है, और काफ़ी अच्छे मैसेज आए कि सर जब हम अकेले होते हैं तो हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम परेशान होते हैं। और कुछ बच्चों के बड़े ऐसे मैसेज आए कि सर मैं सुसाइड करने का सोच रहा था, आपका वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और एक पॉजिटिवनेस आई कि अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी सामने आई। तो मुझे लगा कि चलो जो भी है, यदि मेरे किसी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है, एक बच्चे को भी मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा पर्पस था, और फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, ये एक फ्रूटफुल भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है। मोटिवेशन के साथ एक फैक्ट भी बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को, और फैक्ट के साथ एक कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए कि, और हम जिस फील्ड में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं ना, वो इस फील्ड में है ही नहीं। yes. या थोड़ा बहुत स्टार्ट करा है किसी ने, कुछ भी बना रहे हैं। अब हमने सोचा कि मैं जैसे 15 साल से हूँ, हर साल इंस्टीट्यूट में 2-3 हज़ार बच्चा पढ़ता है, 3,000 बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं भी होते। हमें सबकी जर्नी पता है।
हमें ये भी पता है कि अच्छे बच्चे ने जो सिलेक्ट हो गया बच्चा, उसके साथ क्या क्या अच्छी बातें थी, उसने क्या क्या डिसिप्लिन मेंटेन करा, और जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता उसने कहाँ कहाँ पर उसके फ्लॉज थे, कहाँ कहाँ पर कुछ कमियाँ थी। तो इतना सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो लोगों तक पहुंचाने का यही एक मीडियम मुझे लगा कि हम इसके थ्रू बच्चों को बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह, बहुत कोने में बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया पे यदि जाते हैं ना, तो इतनी सारी फालतू चीज़ें भी मिलती है ना, तो मतलब मैंने इसलिए सोचा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो बच्चों के लिए कि बच्चे जेन्युइनली एक जेन्युइन तरीके से टीचर को समझें और उससे बात कर सकें और उनकी बातों को सुने और मोटिवेट हों। टेक्निकली सर, जो ये शब्द है इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल लाइक यू शुड, ये इन्फ्लुएंसर वाला जो काम है साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू आर द पीपल हु हैव द रियल नॉलेज एज वेल। तो जब वो आप नॉलेज शेयर करते हैं तो पहली बात तो सही नॉलेज जाएगी। दूसरी बात, जब आप कैमरे पे आके जब बात करेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर एक्सपर्ट्स आके बात करें, स्पेशली व्हेन द ट्रेंड इज़ एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू द रील्स, आप भी नोटिस करते होंगे अटेंशन स्पैन में फ़र्क पड़ा है बच्चों के? अटेंशन स्पैन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और ये ना सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कि जैसे पहले बच्चों का सिटिंग पावर होती थी, मतलब 1-1 घंटे तक पढ़ने की, लेकिन ये रील्स वगैरह की वजह से ना होता क्या है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। कि मतलब 30-30 सेकंड की रील, 1-1 मिनट की रील में, तो हम आजकल के टाइम में सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए बच्चे को, हर 1 मिनट के बाद कुछ ना कुछ नया चाहिए। मतलब और रील भी हम जैसे बनाते हैं, कोई बड़ी वीडियो आजकल बच्चे या लोग नहीं देखते। मतलब कोई जेन्युइन होगा, किसी को सुनना पसंद है, या कोई एक्चुअल में कोई समझदार इंसान होगा ना, वो बड़ी बड़ी वीडियो देख लेता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ लर्निंग है। आजकल के बच्चे 1 मिनट के बाद है ना बोर हो जाते हैं। तो हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्लासेस की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स की, 1 आवर 50 मिनट्स की। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा 10th के बाद आता है तो बच्चे कहते हैं सर 2 घंटे की क्लास है, हमें नींद आने लगती है 1 घंटे बाद। तो पेरेंट्स भी कहते हैं सर, मतलब एक साइंटिफिकली एक बताया गया है कि 45 मिनट्स के बाद इंसान का ब्रेन काम करना थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल भी तो है, हैबिट पे डिपेंड करता है। यदि आप 50 मिनट्स का आपकी हैबिट बनी हुई है 50 मिनट्स पढ़ने की, तो आप 50 मिनट्स के बाद जब उठ जाएंगे तो आपके दिमाग में है कि 50 मिनट के बाद तो मुझे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। यदि कोई बच्चा यदि हैबिट में ले आता है कि 1.5 आवर्स पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, और लग के पढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे अब उनको ऐसे हैबिट में आ गए, उनको 4 घंटे बिठा के, 6 घंटे बिठा के, 8 घंटे बिठा के ही पढ़ा दो ना, वो सीरियसली पढ़ते हैं। क्योंकि हैबिट में एक सब कुछ साइकोलॉजिकल और हैबिट का गेम है, और कुछ भी नहीं है। तो कुछ मेथोडोलॉजीज़ में आपने कुछ बदलाव किया है, जैसे पिछले कोविड के बाद से? खासकर कोविड के बाद है ना, एक तो हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बिफोर कोविड है ना, सब कुछ ना ऑफलाइन होता था। मतलब बच्चा आता था, हम पुराने वाले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, चौक से पढ़ाते थे, मतलब वो सिस्टम भी एक अपने आप में अच्छा था। ऑनलाइन सिस्टम आने से कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमने प्रॉब्लम झेली। कोविड में क्या हुआ, 70 to 80% बच्चा जो था ना, जिसको कभी मौका ही नहीं मिला था घर बैठने का, ऑनलाइन क्लास लगाने का, वो घर से क्लास लगा रहा है। लैपटॉप खुला हुआ है, साथ में मोबाइल रखा हुआ है, लगाने को पेरेंट्स को लग रहा है, टीचर को लग रहा है क्लास में है, लेकिन साथ में उसका मोबाइल चल रहा है, मैसेजिंग हो रही है, 100% अटेंशन नहीं है। 100% अटेंशन है ही नहीं, वीडियो गेम चल रहा है। तो कोविड के टाइम पे सिर्फ वही बच्चा रिटेन कर पाया, वही बच्चा आगे बढ़ पाया जो एक्चुअल में सीरियस था, तो उसकी वजह से, ऑनलाइन क्लास की वजह से हुआ क्या, तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट डाउन हो गया। तो आप किसी पेरेंट्स से पूछोगे, बच्चों से पूछोगे, और 10th क्लास में, जब कोविड के टाइम पे जो बच्चा 10th क्लास में होगा, 12th क्लास में होगा, बच्चों को वैसे ही पास कर दिया गया था लास्ट ईयर के स्कोर के बेसिस पे। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम रही, बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि मतलब आप बच्चों को वैसे ही पास कर रहे हो बिना एग्ज़ाम लिए। चलो, लेकिन उस टाइम पे कोई ऑप्शन भी नहीं था। दूसरी चीज़ ये हुई कि बच्चों को ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई, अच्छी बुरी, तो बच्चा उस लूप होल में फंस गया। अब जब कोविड जब ख़त्म हुआ, फिर बच्चों को जब ऑफलाइन बुलाया गया, तो पेरेंट्स तो काफ़ी हैप्पी थे कि चलो बच्चा 2 साल परेशान था और बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे थे, अब हम ऑफलाइन में भेजेंगे। काफ़ी बच्चों ने उसको करा, लेकिन अब ये सिस्टम अब परमानेंट ही हो गया, हाइब्रिड वाला,
क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि 2018 के पहले ऑनलाइन क्लासेस ये सब बहुत कम होता था, बहुत कम था। कोविड के बाद इतना ज़्यादा चल गया है ये ऑनलाइन क्लासेस का। इसके कुछ बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि जो बच्चा रूरल एरिया में है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके पास फ़ीस नहीं है 2 लाख 3 लाख देने की, वो यूट्यूब से पढ़ाई कर लेता है और अच्छी बात भी है। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कर सकता था इंस्टीट्यूट में आके, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, यदि वो बच्चा भी ऑनलाइन क्लास लगा रहा है तो वहाँ पे डेविएशन के चांसेस भी हैं। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि टीचर्स की नज़र में रहता है बच्चा, टीचर्स की कंट्रोल में। अब बच्चा आया 40 मिनट बैठा है, चाहे बच्चे का पढ़ने का मन हो या ना हो, वीक स्टूडेंट हो, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, एवरेज हो, क्लास में 50 मिनट 1 घंटे आपको टीचर के सामने बैठना ही पड़ेगा। टीचर स्टूडेंट क्लास के बीच में जा नहीं सकता। ऑनलाइन क्लास में क्या है, वीडियो ऑफ करी, बच्चा कहीं और चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लास तो वो बच्चे को सेल्फ कंट्रोल, और 11-12 का बच्चा जो 15-16 साल का बच्चा होता है ना, वो उतना मैच्योर नहीं होता, वो उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता। ये जो होता है ना, जैसे कॉलेज में बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज वाले बच्चे भी ऑनलाइन क्लास लगा के अच्छे रैंक से सिलेक्ट होते हैं। जैसे पीजी का एग्ज़ाम होता है, प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है, एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस के लिए प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है, तो उसके बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलते हैं और वो बहुत पहले से चल रहे हैं। इंजीनियरिंग में होता है, जैसे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, तो गेट की तैयारी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो जब कॉलेज में 3rd ईयर फाइनल ईयर में बच्चा पहुंचता है तो वो लगभग 23-24 साल का या 22-23 साल का हो जाता है। एक मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तो नहीं होना। 15-16 साल का बच्चा, एक तो 10th के बाद जब 11th में आता है, 14-15 जब एडोलसेंस वाली एज होती है ना, तो वो हार्मोनल चेंजेस इतने सारे होते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ मतलब इतना जल्दी जल्दी सब लोग चीज़ें बदल रही हैं ना डिजिटली, कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ईजिली हो जाएगा। जैसे वहाँ पर फॉरेन कंट्री में ये सब चीज़ें बच्चे को बचपन से मिलती हैं, तो बच्चा जो भी होना होता है एक 18-20 साल तक वो वहाँ पे जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। वहाँ पर ही प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हम जो पेरेंट्स होते हैं 9-10 तक बच्चे को हम मोबाइल देते नहीं हैं, या 7-8 तक नहीं देते, उसके बाद देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब 11-12 में जब फर्स्ट टाइम उसको ऑनलाइन का मौका मिला तो सब कुछ काम ख़राब हो गया, उसको डिस्ट्रैक्शन इतने सारे उसको मिल गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल गए, इतने सारे ऐप मिल गए, ईजिली बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म पे से मान लो बच भी गया तो इतने सारे हैं, और बच्चा कितना भी कोशिश करे, उसके दोस्त यार जो होंगे ना, यदि उसका सर्कल अच्छा नहीं है तो वहाँ तो वो है ना वहाँ पे भटक तो जाएगा। कहते हैं अच्छा यार इसको छोड़, हाँ। ये कर, ये देखते, ये देख कैसी ये इसको इसको, मतलब ये एक वो पेयर ग्रुप का भी मल्टीपल फैक्टर्स में चले जाती है चीज़ें। एक इसका मैं बोलूँगा, इसका सबसे बड़ा है ना जो रीज़न है, अब आजकल जो अभी की जनरेशन में चल रहा है ना, उसमें पेरेंट्स की भी एक है ना गलती है। आजकल के टाइम पे क्या होता है, छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, पेरेंट्स इतने बिजी हैं, बच्चा है, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा कार्टून देख रहा है। आजकल के टाइम पे बच्चा फ़ोन के बिना रह नहीं पा रहा, बच्चा खाना खा रहा है, उसको वीडियो गेम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी हैबिट बन गई है ना, मतलब बच्चे के सामने फ़ोन होना ही चाहिए तब वो खाना खाएगा। पेरेंट्स ने अपना फ़ोन पकड़ा दिया बच्चे को, तो बच्चे को इतनी हैबिट पड़ गई ना मतलब फ़ोन की। अब बचपन से यदि हम बच्चे को फ़ोन की इतनी ज़्यादा हैबिट डाल रहे हैं तो फिर वो बाद में तो हैबिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी है, इनबिल्ट ही हो गई है आजकल। तो हमारे टाइम पे तो जैसे हम लोग जैसे आए जिस जनरेशन से, तो फ़ोन तो बहुत बाद में आया है। और जब आया भी तो वो 3310 से हाँ। पहले आया, फिर पहले वो नोकिया वाला आता था, कीपैड वाला। 6600 था। हाँ। फिर एक 7610 आया था। यस दैट्स ट्रू, क्योंकि ये अब बाय डिफॉल्ट है, they are born into technology, they are born into social media, and I understand, but it's जैसे एक कोई एरा चेंज होता है, फेज चेंज होता है, तो उसके साथ छोटे छोटे रूल्स भी सोसाइटी के चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब एजुकेशन में जैसे आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन वी फाइंड समटाइम्स के अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, एंड नॉट ओनली विद द न्यूअर जनरेशन बट एवरीबडी, बिकॉज वो रील्स का एक्सेस तो आजकल हर किसी के पास है। अब जब एक क्लासरूम में होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लगातार क्लास में है, तो फ़ोन अलाउड होते हैं क्लास में? नहीं, फ़ोन हमारे बंद रहते हैं, और फ़ोन यदि ऑन होगा भी तो उसका साइलेंट मोड पे बच्चे को रखना पड़ेगा।
बैग के अंदर। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि बच्चे कुछ उनके लग रहा हो कि फ़ोन जब नहीं होता तो दे फील तिलमिला रहे हैं या कुछ ऐसा। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो एक दो ही होते हैं क्लास में 60-70 में से, कि जो बच्चे नीचे रख के फ़ोन चला रहे होते हैं। अच्छा। तो वो पकड़े जाते हैं सीधे। वो पकड़े जाते हैं, फिर हम उनसे फ़ोन ले लेते हैं, फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं, फिर पेरेंट्स को देते हैं। तो वो एक है ना, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, और एक एज ऐसी होती है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा, और 90% बच्चे उसको हैप्पीली मतलब एक्सेप्ट करते भी हैं। 2-5-10% बच्चे हैं जिनको फ़ोन की हैबिट है, वो फ़ोन नीचे रख लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं या चैटिंग करते रहते हैं, लेकिन हम उनको टाइम टू टाइम उसको रोक लेते हैं, तो वो मतलब लगभग 99% हो जाता है सारा सिस्टम सेट, उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। हाँ, अब जैसे सर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है हर एग्ज़ाम के पीछे, और अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी भरे होते हैं। तो हर पेरेंट अभी भी, हम जैसे पहले बात करते थे ना कि डॉक्टर इंजीनियर, जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, तो एक थॉट यही होता था यहाँ डॉक्टर या इंजीनियर, मैक्सिमम टाइम यही होता था, यहाँ फिर सिविल सर्वेंट बनो, फिर उसके बाद दूसरे प्रोफेशंस की बात होती थी, ज़्यादातर यही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो क्या आज की डेट में भी ऐसा ही है? मतलब मैं खुद इस प्रोफेशन से हूँ, मतलब टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, लेकिन एक सिस्टम में हमारे समाज में एक ना रेट रेस टाइप से बन गया है। एक मतलब ऐसा बन गया है कि भीड़ चाल भी कह लो या रेट रेस कह लो, कि मतलब 10th के बाद बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स, यदि आपको IIT जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, 80-90% पेरेंट्स यही चाहते हैं। 7th-8th क्लास का बच्चा या 9th-10th क्लास के बच्चे को पेरेंट्स कभी ये नहीं पूछते कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें क्या बनना है। कोई शायद क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी को किसी और फील्ड में जाना है, लेकिन ये एक माहौल बना हुआ है। ये बात हम कितना भी इसको डिनाई कर लें, लेकिन आज भी है ना, मतलब है कि डॉक्टर इंजीनियर मतलब नीट और IIT के एग्ज़ाम को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब थोड़े लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको पता है। जैसे बीच में ऐसा था कि नीट में नंबर ऑफ़ अपीयरिंग स्टूडेंट बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब वो फिर से कम होना और एक कांस्टेंट लेवल पे होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स अब बच्चे दूसरे प्रोफेशन में भी जाने लगे हैं, और प्रोफेशन भी बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, हमारे इंडिया में बाकी प्रोफेशन में जॉब सिक्योरिटी उतनी है नहीं। इस वजह से बच्चों को मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है, जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हम क्या करें और क्या करें, किस फील्ड में जॉब है, क्या है। लेकिन आज भी हमें भी पता है ये बात कि एक छोटी सी जॉब भी निकलती है तो BSc MSc वाले हज़ारों लोग उसमें अप्लाई करते हैं। मतलब ये सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम बाकी फील्ड में बच्चों को जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब जब तक जॉब नहीं होगी बाकी फील्ड में, आज MSc मान लो किसी ने करी, M-Pharma करा, यदि उसके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। वो ये सोचेगा कि मान लो नीट में नहीं हुआ, यदि मैंने IIT नहीं करी तो मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ, क्योंकि बाकी फील्ड में कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मेडिकल में अब बच्चों को लगता है कि चलो MBBS हो गई ना तो नौकरी तो लगी जाएगी, सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट नौकरी लगेगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से ना अभी इन एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, और कोई बात नहीं है इसमें। इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि जब हम एक एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, जॉब सिक्योरिटी और कहीं है नहीं, तभी एग्ज़ाम लीकेज के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचो ना, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है ना 1-1 करोड़ तक चली जाती है। मतलब आप ये सोचो, एक नॉर्मल बच्चा प्राइवेट कॉलेज से, मान लो किसी का 10 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, उसके पास गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में जाएगा तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपए फीस लगती है। मतलब वो टैलेंटेड होने के बाद भी उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे प्राइवेट कॉलेज में। एक तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस की, ये भी गलत है। और इस फीस की वजह से क्या है, फिर बच्चे को लगता है कि इसलिए ये लीकेज की प्रॉब्लम, चीटिंग की प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसलिए भी बढ़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से कि फिर कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चे को चलो कर्जा लेके या फिर ज़मीन बेच के प्राइवेट में एडमिशन करा देते हैं कि चलो डॉक्टर तो बन जाएगा। जिसकी फैमिली में डॉक्टर है, जिसके हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनका बच्चा पढ़ता भी नहीं है, मान लो उसके नीट में बहुत कम नंबर भी आए, लेकिन वो क्या करेंगे, उनको बस ये कि डिग्री लग जाए, हॉस्पिटल संभाल लेगा बच्चा। तो उनको लगता है कि बच्चा बस हॉस्पिटल संभाल ले, बस डिग्री चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज से उस बच्चे को करा देते हैं। पर इसी सिनेरियो में अगर हम बात करें सर,
पेपर जैसे लीक की बात की, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी को बताएं कि नीट में लगभग आई थिंक 22 लाख बच्चा अपेयर करता है हर साल। हाँ, लगभग नीट में 22-23 लाख बच्चा अपेयर करता है। हाँ जी। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है वो कितने रैंकर्स तक मिल जाती हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट होती है वो लगभग 50,000 रैंक तक आपकी ऑल इंडिया रैंक जिसकी आती है उसको मिल जाती है। लेकिन स्टेट कोटा वगैरह मिला के यदि आप 1 लाख रैंक मतलब 1 लाख रैंक तक यदि आपकी आ रही है तो कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा, या तो स्टेट में मिल जाएगा या फिर ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगा। लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है, स्टेट टू स्टेट कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है। कई स्टेट का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंक पे भी उसको एडमिशन मिल जाता है, और कई स्टेट का कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे हरियाणा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो हरियाणा कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है कि वहाँ पर बच्चे के बहुत अच्छे नंबर होने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। उसका रीज़न है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कम है। पंजाब का भी ठीक ठाक जाता है, तो मतलब 50,000 रैंक तक, 60-70,000 रैंक तक बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट जी, है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो 1.5-2 लाख सीट है मतलब इंडिया में। हाँ, 1.5-2 लाख के आसपास। और जो बाकी बच्चे जो रह जाते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? जो बच्चे ज़्यादातर रह जाते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना BSc MSc में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी और फील्ड में चले जाएंगे, फार्मा में चले जाएंगे। और जैसे इसी एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे को BAMS आयुर्वेदिक BHMS में एडमिशन बच्चे को मिलेगा, तो उसमें बच्चा चला जाता है। और जैसे मान लो BSc है, MSc, BSc के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, एक आइसर है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, उसमें चले जाते हैं बच्चे। तो फील्ड बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबका ड्रीम होता है ना मेडिकल का, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको फिर से ड्रॉप लेना है, कि इस ड्रीम को अपना पूरा करना है। पर ये जैसे ड्रीम है सर, ये ड्रीम बहुत ज़्यादा कई बार ग्लोरीफाई होके नहीं जाता। हाँ। और बच्चा ऑब्सेस नहीं हो जाता इससे? हाँ, इसकी ना एक लिमिट होना चाहिए। मतलब जितना मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को इस लूप होल में नहीं फंसना चाहिए। मतलब मैंने देखना स्टार्ट किया सोशल मीडिया में, देखता हूँ कि बच्चे 7-7 ड्रॉप लेते हैं। मतलब ये गलत है। तो कोटा में 7 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, मतलब पहले ड्रॉप के बाद तो बच्चे को ये बोला जाता है ये तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर था। और इसमें कोटा की बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं कि 5 ड्रॉप के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसने लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट यदि 5-6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप, 10 ड्रॉप निकाल दिए उसने, मतलब पूरा ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट निकाल दिया, तो उसकी लाइफ में कितना टाइम बचेगा। दूसरी बात, उसके बाद ये कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो एक है ना मतलब क्राइटेरिया मेडिकल कॉलेज में पहुँचने का। इसके बाद फिर मेडिकल की पढ़ाई करनी है 5-6 साल, उसके बाद फिर से प्री PG का एग्ज़ाम होना है, तो फिर से तैयारी करनी है। जिस बच्चे को पहले इतना टाइम लग रहा है तो हो सकता है बाद में भी 1-2 साल तो लगेंगे तैयारी में, उसके बाद फिर PG करेगा, उसके बाद जॉब लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, UPSC से कंपेयर करने लगते हैं कि UPSC में 5 साल लगे, 4 साल लगे, 3 साल लगे, जबकि वहाँ पर भी अटेम्प्ट अब लिमिटेड हैं। लेकिन UPSC वगैरह में सारी स्टेज क्लियर हो जाती है, उसके बाद बच्चे की जॉब लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं लग रही, यहाँ पे तो सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन आपको मिल रहा है। हाँ, अच्छी चीज़ है, मेडिकल में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपकी लाइफ सिक्योर है, आपकी लाइफ के 70-80 साल सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता भी नहीं है। मतलब उस चीज़ के लिए यदि हम 7-8 साल यदि वेस्ट कर दें तो ये गलत है, जितना मुझे लगता है। मतलब ठीक है, 12th के साथ तैयारी करी, 1 साल 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल ड्रॉप ले लिया, और कोई बहुत ही रेयर केसेस में, क्योंकि जैसे ड्रॉप बढ़ते हैं ना तो सिलेक्शन के चांसेस भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, बच्चा सैचुरेट होने लगता है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है बच्चा अपने आप को मेंटेन रख पाए, बच्चा सैचुरेट हो जाता है। सर जैसे हम कहते हैं 17, 18, 19, ये जो इस उम्र के आसपास होते हैं जो मैक्सिमम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, और अगर ये उम्र का पड़ाव जब पार होता है तो हाँ। आपकी अडल्टहुड में आप काफ़ी आ जाते हो। हाँ जी, हाँ जी। जो प्रॉपर अडल्टहुड में जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपका माइंड भी सैचुरेटेड नहीं होना शुरू हो जाता। हाँ, वो सही बात है, क्योंकि उसके बाद है ना कहीं जो स्टूडेंट 16-17 घंटे पढ़ता है, या 16-17-18 साल में जितनी मेहनत कर सकता है ना, वो 24-25 साल के बाद उतना सिटिंग पावर, उतना मतलब लगातार सिटिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार 80% केसेस में हो जाता है। लेकिन आप यदि अपने आप को मेंटेन रखेंगे ना, तो 24-25 साल में ही बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। पर जैसे हाँ, कोई भी चीज़ है वो समय से हो, जैसे हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है वो वैसे एजुकेशन से ड्रॉप ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमारा ड्रॉप में क्या होता है कि वो ड्रॉप ले लेते हैं कहीं एडमिशन लेने से, पर पढ़ रहे हैं।
तो विच इज़ नॉट अ सिनेरियो, वी कैन नॉट कंपेयर द सेम विद द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट में ड्रॉप का मतलब है कि हम पढ़ नहीं रहे उतनी देर, कुछ और कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं, या घूम रहे हैं, या वट एवर दे आर डूइंग इट. कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं सर कि जो हमारे जितने कोचिंग सेंटर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चों को गाइड करने की कि बेटा इससे ज़्यादा ड्रॉप मत करो, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. एक्चुअली में होता क्या है मैं बताऊँ, जैसे जेई मेंस में ना जो अटैम्प्ट है वो लिमिटेड है, मतलब 2 बार ही बच्चा दे सकता है. अच्छा, सिर्फ 2 बार दे सकता है. 12th के साथ देगा और फर्स्ट ड्रॉप में देगा, उसके बाद नहीं दे पाएगा बच्चा. तो नीट में भी जितना मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हो जाएगा लिमिटेड, कि आप 3 साल तक ही ड्रॉप ले सकते हो, और वो होना भी चाहिए. एक बच्चे की पूरी लाइफ यदि एक एग्ज़ाम के चक्कर में हम ख़राब कर रहे हैं तो वो गलत है. तो मतलब एक बैलेंसिंग होना चाहिए. और किसी बच्चे के मान लो बहुत कम नंबर आ रहे हैं और वो ड्रॉप लिए जा रहा है, 3 साल हो गए, 3 साल में उसके नंबर इंप्रूव ही नहीं हो रहे, फिर भी वो ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है. यदि आपको लग रहा है आपके मार्क्स इंप्रूव हो भी रहे तो होना भी तो चाहिए. यदि आप ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हर साल, एक्चुअली में जब बच्चा जब स्टार्ट करता है जर्नी, मतलब 1 साल उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मार्क्स कम आए, अगले साल जब स्टार्ट करेगा तो बड़ा जोश होता है कि हाँ इस साल हम बहुत करेंगे, बेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन उसको कंसिस्टेंसी को साल भर मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है. एक एज फैक्टर ऐसा आ जाता है कि उस टाइम पे इतने सारे चेंजेस हमें दुनिया में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना कुछ दिख रहा है, कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो उन सब चक्करों में बच्चे का पूरा यदि साल भर वो मोटिवेशन मेंटेन नहीं हो पाता ना, तो फिर से वही रिजल्ट उसका ख़राब हो जाता है. फिर बच्चा अगले साल फिर से सोचता है कि चलो इस साल मैंने गलती करी और फिर मैं अगले साल फिर से पढ़ूंगा. लेकिन वो चीज़ें यदि वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो उसको बच्चे को समझ जाना चाहिए कि ठीक है 3 साल हो गए, अब मुझे किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए. और कोई भी फील्ड बेकार नहीं होती यदि वो किसी फील्ड में अच्छा करे, फार्मा में करे, BMS में करे, BSc करके कोई अपनी रिसर्च में चला जाए, BSc MSc करके, तो वो वहाँ पे भी अच्छा कर सकता है. और जैसे इसी चीज़ की बात करते हैं सर कि एक बच्चा है जो सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा है जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है. 8 घंटे वाले का रैंक आया और बहुत अच्छा रैंक आया, वैसे जो 12 घंटे पढ़ रहा था वो उसका मतलब लाखों में आया, रैंक आया. तो वैसे तो ऑब्वियसली आ जाता है कि कंसंट्रेशन का एक इशू है, बट ये परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता होगा. बच्चे कहते हैं कि हम पढ़े तो बहुत थे पर हुआ नहीं. तो आप उस केस में ऐसे बच्चों को क्या गाइड करते हो, या स्टार्टिंग से ही क्या गाइडेंस रखते हो कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्या एक रहता है? मैं ना बच्चों को ये कहता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं एक पहले सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम क्लास में कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, तो डेफिनेशन सबको याद हो गई, फॉर्मूला सबको याद हो गया, लेकिन मैं जब उसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा ना, तो वो आधे बच्चे कर पाते हैं या 20% बच्चे कर पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते. तो उसको अप्लाई करने का एक मेथड होता है ना, वो बच्चे कई बार कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते. इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे ने 9-10 में कहाँ पे स्टडी करी, 9-10 से कैसे पढ़ रहा है. यदि बच्चे ने बेसिक्स पे काम करा है, अप्लाई करना सीखा है, आजकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हमारे टाइम पे मानते थे 12th के बाद बच्चा सोचना स्टार्ट करता था कि लाइफ में क्या करना है. फिर एक ट्रेंड आया कि 11th से तैयारी करना है. आजकल 8, 9, 10 से बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. सर मैंने 6-7 से भी देखा है कहीं. हाँ 6-7 से ही बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. पर isn't it too early, मतलब बच्चे के नहीं, लिए? एक्चुअली में क्या है, बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए. आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती. इवन जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करने आते हैं ना, मैं उनको सबको कहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि आप दिन में आधा 1 घंटे अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स के लिए निकालो. अपना वॉक करो, मंदिर जाओ, मतलब घूमो फिरो, मतलब कुछ ना कुछ करो, बाहर जाओ. ऐसे नहीं रूम में आप बैठे हो, यदि ऑनलाइन आप कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, आप पूरे टाइम फुल टाइम रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा. मैंने देखा जो बच्चे खुश रहते हैं, जो बच्चे एक्टिव रहते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. जो बच्चे दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता. जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे मैं बच्चों को हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, हर बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा आपने बचपन में पहली बार साइकिल चलाई थी. जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो पहली बार में तो आप सीख नहीं गए, आपको 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, आपको किसी ने पकड़ के चलवाई होगी साइकिल. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गिरे पड़े, फिर उसके बाद सीख गए. तो मैं बच्चों को कहता हूँ यही एक प्रोसेस है. यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है. हेल्प लो, आप सॉल्व एग्जाम्पल देखो कि कैसे करना है. 1 बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, धीरे धीरे करते करते आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा.
अब जो बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना 9th-10th में कि वो उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं इंटेलिजेंट वीक, ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिसिंग का होता सारा मौका। हो सकता है जिस बच्चे को आज हम वीक समझ रहे हैं, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर जाए परफॉर्म। एग्जैक्टली जो आपने बोला था कि छोटी उम्र में बच्चे से पूछा ही नहीं जाता, उसकी काउंसलिंग सही जगह से नहीं होती कि उसका इंटरेस्ट या एक्यूमेंट किस तरफ है। हाँ। और हम ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। बचपन में ही ना, जैसे टीचर्स ने बोल दिया कि साइंस में बहुत अच्छा है, इसको अब इंजीनियर बनाना। अब उस समय अब पेरेंट्स के माइंड में भी चला गया। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, तो उस समय क्या हुआ, अकॉर्डिंगली जब वो बोला कि ये बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं, 9th-10th पढ़ो। अब क्या हुआ, ना मैं पढ़ पाया ढंग से, क्रिकेट मेरा वैसे ही कम करा दिया क्योंकि पढ़ाई के टाइम है। फिर मुझे लगा कि मिसिंग है, मैंने +1 में फिर क्रिकेट शुरू किया। ऑब्वियसली टाइम वॉज लॉस्ट। जो मैं अगर 8th तक एक पीक में था, तो 9th-10th जब वो ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली वो 2 साल में दुनिया आगे निकल जाती है और वो फ़र्क पड़ जाता है आपका। अब जब +1 में ऐसा लगा कि जब मैं बिल्कुल हुआ, तो 12th में फादर ने कहा कि बेटा ना तेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं और क्रिकेट में भी तो उस लेवल पे नहीं कर पा रहा। तो एंड उस टाइम पे कि जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s अर्ली, सो वी आर मिलेनियल्स, तो उस टाइम पे इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, उतने ऑप्शन भी नहीं थे, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो उस समय माइंड में यही आया कि अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा तो फिर आईआईटी की तैयारी कर। अब +2 में आईआईटी की तैयारी की, यही किया, लगे रहे, पढ़ते रहे, मेरा आईआईटी नहीं हुआ क्लियर। अब ऑब्वियसली अंदर से तो पता था कहीं ना कहीं मेरे कंसंट्रेशन इश्यूज थे, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था, मेरा कहीं ना कहीं होता था कि यार मैंने क्रिकेट क्यों छोड़ा, है वो कहीं ना कहीं थॉट आता है। अब क्या होता था कि जो भी एग्जाम करता था कि पढ़ तो पूरा रहा हूँ, बट वो उसमें रैंक आ रहा है हज़ारों में, बड़े हज़ारों में आ रहा है, तो लाखों तक नहीं पहुँचा था बट हज़ारों तक था। तो और एंड देन इट ब्रिंग्स इन फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपने वो सपने सजा लिए होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमारे क्या होता है कि वो सपने भी साथ ही सज रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल सारा, फिर जैसे ही वो आते फिर वो ब्रेक होता है। एंड उसके बाद एक जो चीज़ जो हिट बहुत बड़ी की थी, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ, या उसके कुछ साल बाद ही रियलाइज़ की, कि कहीं ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट हो जाता है और बहुत बुरे हाल से होता है। आई वॉज लकी इनफ कि मैं जिस कॉलेज में गया, मेरा CET का एग्ज़ाम वो मैंने कैजुअली दिया था, वो अच्छा हो गया उस पर रैंक अच्छा आ गया, तो मुझे पंजाब में ही किसी कॉलेज में। तो पहले तो मैं यही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट एन IIT और एटलीस्ट अ पैक, कि जब मैं वहाँ जाऊँगा, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो अगेन तैयारी की, कॉलेज में रह के तैयारी की। अब अगली बार जब किया तो और 15,000 पीछे रैंक आया। अब और आप डिप्रेशन में चले जाते हो कहीं ना कहीं। एंड आई वाज प्रैक्टिकली डिप्रेस्ड फॉर 3 months। मैंने आई टुक काउंसलिंग एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स जब कॉलेज के टाइम पे पकड़ा, तो समझ आया कि ये मेरा इंटरेस्ट तो यहाँ था। एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड जो स्कूल में पता चल जाना चाहिए था, वो मुझे कॉलेज के टाइम पे, वो भी आई वाज लकी कि मुझे सेल्फ एक्सप्लोरेटरी तरीके से पता चला। एंड आई वाज स्टिल लकी कि मुझे तब पता चल गया है और कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा ध्यान है। एंड आई कुड स्टार्ट अर्ली। बट मोस्ट ऑफ द किड्स आई मेट देयर, जो मेरे साथ के पीयर ग्रुप में है, वो मोल्ड से निकल ही नहीं पाए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी का मुझे हिट दिखा, जो टॉपर्स भी थे, बिकॉज सभी का कहीं ना कहीं IIT, पैक और ये कॉलेजेस क्लियर नहीं हुए थे, और वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती थी। और बहुत साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो फ़र्क नहीं पड़ता, कि एक लेवल के बाद तो सबके लिए समुंदर सेम है। हाँ, स्टार्ट पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है कि एक IITian या जिसने बड़े कॉलेज से किया, उसका स्टार्ट पॉइंट ये होगा, आपका ये होगा, बट वो आप कैसे काम करते हो वो थोड़ी देर में होता है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये आता है सर, कि कहीं ना कहीं जो बच्चे जिनका क्लियर नहीं होगा, उन्हें कोई एक ऐसा सिस्टम है, या अगर नहीं है तो होना चाहिए, कि जिसमें उनको पहले दिन से ही बता दिया जाए कि पहली बात तो काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही, तो अगर आपका नहीं हुआ, तो दीज आर द मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एज वेल। आपको हताश नहीं होना, और उसमें से भी ये चीज़ें निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बिकम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अब बायोटेक है, बायोटेक रेवोल्यूशन इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन अ वे। तो अगर आप उसमें काम करते हो, या फिर आप समथिंग ऑफ दो सॉर्ट्स, अगर इज इट हैपनिंग समवेयर, होता है कहीं ना कहीं, इंस्टीट्यूट्स बताते हैं, गाइड करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
पहली बात तो है ना, मैं बच्चों को ये कहता हूँ, और ये सबको पता होना चाहिए कि जब बच्चा तैयारी करता है ना, 11th-12th में तैयारी करता है, नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ कि ये तैयारी है ना, आप ये मत सोचो कि चलो मेहनत कर रहे हो, सिलेक्ट होना है। इस तैयारी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो तैयारी, जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें एक बच्चा है ना, मतलब बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो बच्चा एक एक्सप्लोर हो जाता है कि बच्चे को है ना डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाता है, मेहनत करना सीख जाता है। जिसने लग के 2-3 साल मेहनत कर ली, बहुत सारे बच्चे कहते हैं या बहुत सारे लोगों को लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ, लाइफ ख़राब हो गई, और 1-2 साल लगा भी दिए, ड्रॉप ही ले लिए, सब कुछ ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है। जिसने लग के 3-4 साल मेहनत करी, नॉलेज उसके पास है और मेहनत करना सीख गया ना, वो लाइफ में कभी रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। इस एग्जाम में नहीं भी हो पाया, वो कुछ भी करेगा लाइफ में तो बहुत अच्छा करेगा। सर ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उनको पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारा बेटा डल है, ये पेरेंट्स ही ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका खुद ही डाउट बढ़ जाता है कि यार ये किसी काम का नहीं है, मतलब तो वहाँ पेरेंट्स को क्या एक थॉट रखना चाहिए, और पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चे को भी संभाल के रखना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए? मैं बस ये एक तो ये जो मैंने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है। बस हाँ, ये मॉनिटरिंग करें कि बच्चा कुछ और ना करे और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बच्चे ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करा, अपना सब कुछ बेस्ट करा, उसके बाद यदि रिजल्ट आया बहुत अच्छी बात है, और जो भी आया, कम भी आया, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि एक एग्ज़ाम किसी भी इंसान की लाइफ नहीं लिख सकता और उसका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता, उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। एक एग्ज़ाम कैसे डिसाइड कर सकता है? ज़िंदगी इतनी बड़ी है, हज़ारों अपॉर्चुनिटी आनी है, ये तो एक सिलेक्शन के लिए है। और बहुत सारे IITians और बहुत सारे MBBS MD करने के बाद भी लोग परेशान हैं जी। और मतलब MD MS वाले भी और IITians भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही, मतलब हर फील्ड में, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 100% सारे लोग हैप्पी हैं। वहाँ पे भी सुसाइड हो रहे हैं, हर फील्ड में हैं, और वहाँ पे भी लोग अनहैप्पी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया बस अब लाइफ सेट है और सब कुछ बहुत बड़ा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सोचना गलत करना मतलब ये सोचना हमें बंद करना पड़ेगा। और इसका ना पेरेंट्स भी है ना, सोसाइटी के इतने प्रेशर में, एक तो आजकल ना रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो है ना रिश्तेदार फ़ोन कर पूछेंगे कि आपकी बच्ची का क्या हुआ है ना, इसके कितने नंबर आ गए। तो इन सब चीज़ों से भी ना पेरेंट्स काफ़ी सोसाइटी में, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं ऑफिस में कि है ना उसके कलीग का बच्चा IIT में सिलेक्ट हो गया और मेरा बच्चा 12th में फ़ेल हो गया, तो वो इसी से परेशान है। तो कई बार पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं। कई बार पेरेंट्स जो खुद कुछ नहीं कर पाए ना, वो सोचते हैं कि मैं जो नहीं बन पाया मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। अरे बच्चे से पूछ तो लो, वो बनना भी चाहता है कि नहीं बनना चाहता। कोई पेरेंट्स यदि मान लो डॉक्टर नहीं बन पाया या डॉक्टर बन भी गया, तो वो चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। आपको पूछना चाहिए बच्चे को 9th-10th में कि आप क्या करना चाहते हो, उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, उससे पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही। इंसान है, दिमाग है, मान लो नहीं आ रहा समझ में, तो बच्चा क्या करेगा? क्या पता आर्ट की तरफ इंटरेस्ट हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे मेरे पास आए, एक दो गर्ल्स आए, वो कहते हैं सर हमें ना फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आप फिर मैंने उनको ये भी कहा कि आपके 2 ऑप्शन है, आप अपने कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो, वीकेंड में अपना जो भी हॉबी क्लासेस वगैरह अपना कर लो, जो भी आपको लग रहा है, और आपको एक टाइम के बाद लगने लगे कि हाँ इसमें हमारा करियर बन सकता है, तो आप करिए। एक्चुअली में होता है क्या है, ये भी एक बच्चे की भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, मार्केट में जा रहा है, उसको एक शॉप में एक खिलौना पसंद आया, उसको लगा ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लेता हूँ। एक दिन चलाया, तोड़ दिया। फिर दूसरी शॉप पे गया, दूसरा खिलौना लिया, वो भी तोड़ दिया। उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो 9th-10th का बच्चा कई बार उतना अच्छे से डिसाइड नहीं, इंटरेस्ट है, पूछना चाहिए, लेकिन वो कई बार खुद से इतना मैच्योर नहीं होता कि वो डिसाइड कर सके। कई बार बच्चे जब वो देखते हैं, रील में देखते हैं या कहीं देखते हैं, शो देखते हैं कि मतलब डॉक्टरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो वो उस लाइन में आ गए। फिर कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें गिव अप कर दिया, उसमें चले गए। फिर वहाँ स्ट्रगल देखा, फिर किसी और में चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। स्ट्रगल हर जगह है। अब बच्चे को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि आपको बच्चे को सारी फील्ड के बारे में बताओ,
और हर फील्ड का उसको ऑप्शन दो, तुम ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो, और थोड़े टाइम तक करके देखो कि तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये बाहर से तो हमें हर फील्ड अच्छी लगती है, अंदर जाके जब देखते हैं ना तब पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली बाहर से तो हमें हर फील्ड में, यदि हम देखें फिल्म इंडस्ट्री में देखें कि क्या क्या ग्लैमर है, कितना अच्छा है, लेकिन अंदर का स्ट्रगल तो किसी को पता ही नहीं है। Yes. कि जो लोग सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, और उसमें सारे लोग पहुंच भी नहीं पाते। 12 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी, हाँ। रेगुलर शिफ्ट ही 12 घंटे की होती है हाँ, डेली की। हाँ। और उनको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है ना उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलवाना चाहिए। कि जैसे बच्चा कह रहा है मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो कोई फैशन डिज़ाइनिंग के 4-5 लोग जो उसके शहर में हो अच्छे, उनसे मिलवाओ कि बच्चा इस फील्ड को छोड़ के जाना चाह रहा है तो क्या इसके लिए बेस्ट होगा, इनकम का सोर्स है। और पहले बच्चे को भी एक मौका दो कि तुम करके देखो अपना, ये तुम्हें अच्छा लगे तो करना। क्योंकि आजकल है ना सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जगाता है, थोड़ा बहुत करता है, उसके बाद फिर वो गिव अप कर देता है। तो वो चीज़ें हमें समझना पड़ेगी, पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेरेंट्स को बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। उसमें होता है क्या है, बच्चे अपनी बात आजकल किसी से कह ही नहीं पा रहे। बच्चे कह किससे रहे, अपने दोस्तों से, जो उसके बराबर का इमेच्योर है, उनको पता ही नहीं। अब वो उल्टी सीधे सलाह दे रहा है, तो वो एक्चुअल में किसी समझदार इंसान से बात कर ही नहीं पा रहे। पेरेंट्स का फियर ऐसा हो जाता है कि बच्चे को लगता है यदि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स उल्टा गुस्सा करेंगे। यदि मान लो बच्चे से कोई गलती हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही है, 15 साल का बच्चा है, किसी दोस्त ने उसको बोला कि चल यार सिगरेट पीते हैं, उससे गलती हो गई, उसने जाके सिगरेट पी ली। अब उसको जब गिल्ट हो रहा है, वो घर पे आके नहीं बता सकता, उसको पता है कि मैं घर पे बताऊंगा 2 थप्पड़ और पड़ेंगे, वो बता ही नहीं पा रहा। और वो बता किस करा है, अपने दोस्तों को। कोई वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, वो दोस्तों को बता रहा है, दोस्त उसको क्या बोल रहा है, चल यार घूमने चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। या तो बच्चे के साथ थोड़ा सा इतना खुलना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बच्चा अपने मन की बात सारी कह सके, टीचर से कह सके, पेरेंट्स से कह सके। तो उससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा हाँ मेरे साथ पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो जाए मेरे बैक सपोर्ट में खड़े हैं, मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो मेरे साथ पेरेंट्स हमेशा खड़े हैं। एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करेगा इंसान का फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर और कैरियर को। तो पेरेंट्स को उसको सपोर्ट ये करना पड़ेगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तुम अपना करो, बेस्ट करो। एक मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम रील में ही बताया था, शायद आपने देखा होगा। एक है ना, एक बच्चा था, सागर का ही था, वो 10th में फेल हो गया था। उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी पार्टी करी। उसके पेरेंट्स ने कहा कि मेरे बच्चे ने एफर्ट करा, फेल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर अपना बेस्ट करेगा। तो इस तरह से आजकल के टाइम पे कितना हो गया है कि 99% आए, 100% आए, फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, सब उसी को देख रहे हैं। हाँ। और जिसके 70% आए, 80% आए, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। एटलीस्ट वो हाँ। लाइक आई थिंक पेरेंट्स को ही सबसे पहले अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हाँ। कि बेटा अगर नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, इट्स मतलब एक तरह से क्या होता है कि बेसिक ना हम हमेशा ना ज्ञान देने की तरफ चले जाते हैं। हाँ। तो हमें कई बार वो सुनना और समझना भी ज़रूरी है। फिर उस हिसाब से जब आप उन्हें एक फ्रेंडली वे में समझाओगे तो रिसेप्शन भी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों से लोग क्यों कंफर्टेबल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक चिल वे में बात करते हैं और सुनते हैं, जज भी नहीं करते, यही चीज़ होती है। एंड इट्स अ रियलिटी। ये एक सर मैंने ना काफ़ी कॉमन देखा है यहाँ पे, जो आप कह रहे हैं ना कि जो हमारे सपने नहीं है पेरेंट्स के, वो आगे बच्चों पे पूरा करना चाह रहे हैं, तो वो माइंड में ना पहले ही दे दिया जाता है। फिर क्या होता है कि उस पर भी रिश्वत दी जाती है कि अगर बेटा तू ये करेगा तो ये मिलेगा, हाँ, ये करेगा तो ये हाँ, मिलेगा। एक तो पहले ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये रिश्वत वाला कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है। वो रिश्वत भी दे दी और उसने उसका पूरा भी नहीं हुआ तो वो पूरा बम्बार्ड कर देते हैं बच्चे पे कि तू किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तू ये है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब उनका जो सपना था वो इस जनरेशन ने भी नहीं किया, तो मतलब ये बेकार होगी, ये ज़िंदगी भी बेकार होगी, मतलब दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। नहीं, एक्चुअली में बच्चे को है ना रिवार्ड वाला सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हेल्दी बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए। हम बच्चे की आदत कहीं ना कहीं बचपन से ही डाल देते, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। बच्चा बैठा है, गेस्ट आ रहे हैं, तो पेरेंट्स गेस्ट को कहते हैं कि चल 2 की टेबल सुना, ABCD सुना, बच्चा सुनाता है, और फिर सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से बस मतलब ये चीज़ इनबिल्ट हो गई है कि मैं अच्छा करूँगा ना, मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, अप्रिसिएट करेंगे, सब लोग अप्रिसिएट करेंगे,
मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो धीरे धीरे इतना गहरा सिस्टम बन जाता है ना बच्चे के दिमाग में कि बच्चे को लगने लगता है हाँ मुझे ना अच्छा करना है, पेरेंट्स मेरे उसी से खुश होंगे। फिर पेरेंट्स और प्रेशर डालते हैं। तो फिर जब एक 11th-12th के बाद जब बच्चा नहीं कर पाता, जो नया सिस्टम आया उसमें 9-10 तक आप किसी को फेल ही नहीं कर सकते। बच्चे ने कहीं फेलियर देखा ही नहीं है, हर तरफ एप्रिसिएशन मिला है, उसके लिए वो शॉक होता है फिर वो। हाँ, एकदम से जब बच्चे के मार्क्स कम आते हैं और फिर उस टाइम पे या तो पेरेंट्स नॉर्मल रहें और फिर एकदम से वो बम्बार्डिंग हो जाती है कि तुमने पढ़ा नहीं है, उसको ताने दिए जा रहे हैं। तो एक तो बच्चा पहले से दुखी है, ऐसा पेरेंट्स को लगता है कि जिस बच्चे के 60% आए 70% आए बच्चा वो हैप्पी है और हम सुनाएंगे तो बच्चा सुधरेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा पहले से ही परेशान है क्योंकि उसको ही पता है कि मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, तो बच्चा पहले से ही परेशान है। किसी भी बच्चे को कम हाँ। नंबर नहीं चाहिए, हाँ। ज़्यादा ही चाहिए। बच्चा पहले ही परेशान है और पेरेंट्स उसमें ऊपर से यदि कहेंगे कि तुमने ये नहीं करा वो नहीं करा, उसको ताने मारेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेंटल प्रेशर उसके ऊपर डाल देती है। तभी इतने सारे सुसाइड केस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। कोटा में इतने ज़्यादा बच्चे प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और भी रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है, मेजर रीज़न है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में 1-2 इंसिडेंसेस हुए हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, 9th क्लास में था, जब मैं सागर में था, कॉलेज में पढ़ाता था। तो कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था तो मैं घर घर जाके पढ़ाता था, मतलब 2nd या 3rd ईयर में था। मतलब कॉलेज की शिफ्ट पूरी हुई मेरी, 5-6 बजे तक प्रैक्टिकल ख़त्म हुए, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो एक बच्चा था 9th क्लास का, बड़ा अच्छा बच्चा था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब बहुत मुझे अपना मानती थी। एक दिन मुझे पता चला उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 9th क्लास के बच्चे ने। उसका रीज़न ये था, उसके प्री बोर्ड या बोर्ड के कोई एग्ज़ाम थे, उसका रिज़ल्ट उसको लग रहा था मैं फ़ेल हो जाऊंगा। उसको यही डर था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा और मेरे पेरेंट्स जाएंगे मार्कशीट लेने, तो फिर क्या होगा। तो इस डर से उसने सुसाइड कर लिया। तब मुझे लगा ये क्या है, मतलब बहुत दुख हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद, मतलब ये कुछ चीज़ें पर्सनल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद उसका एक छोटा भाई था, उसको मतलब मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता था और मैं उसको पढ़ाता भी था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, उसके घर जाता था और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब मानते थे अपने बेटे की तरह। उसको पढ़ाया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर जॉब करने लगा। मुझे 7-8 साल बाद पता चलता है उसके छोटे भाई ने भी सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ना जो सिस्टम बना हुआ है, मतलब वो चीज़ मुझे बड़ा वो हुई, शॉकिंग हुई। और मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट और हुआ था कॉलेज टाइम पे। मेरी एक फ्रेंड थी, 2nd ईयर में, मतलब बी फार्मा कर रही थी। तो वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं थी, मेहनती थी, काफ़ी एनर्जेटिक थी। उसने 2nd ईयर में उसने सुसाइड कर लिया और नोट लिख के ये गई वो पेरेंट्स को कि सॉरी पापा मम्मी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई। ये एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है ना बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है, ये गलत है। उसमें ये होना चाहिए, मतलब ठीक है, हो गया, ठीक है, आप करो, अपना फुल एंजॉय के साथ करो। और बच्चे ना आजकल क्या हो रहा है, पहले के टाइम पे जो बच्चे होते थे ना, थोड़ा मस्त भी रहते थे, मतलब उनको मतलब नंबर कम आ गए ज़्यादा आ गए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चे को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जब बच्चा फिज़िकली एक्टिव होगा, जब बच्चा 24 घंटे में 1 घंटा बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उससे क्या होगा, स्पोर्ट्स में रहेगा या योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, कुछ भी करे, लेकिन वो उससे क्या होगा, उसका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। स्विमिंग करे, कुछ भी करे, मतलब, लेकिन आधा 1 घंटा उसको इस जो पढ़ाई वाला माहौल है ना, उससे दूर रहना ही है, वो ज़रूरी है। दूसरा, फ्रेंड्स अच्छे बनाए, फ्रेंड्स बनाने ही पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल क्या हो गया है, मतलब बच्चे फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब फिज़िकली बात करने से। मतलब बच्चे क्या, मतलब हम सभी लोग, यदि आजकल के टाइम पे हम 4 लोग बैठे हैं, घर में बैठे हैं कई बार, और सब लोग अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो आजकल माहौल एक अलग ही बन गया है कि मतलब फ़ोन में ही इन्वॉल्व है, मतलब डिजिटल दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम बात करना ही भूल गए हैं। तो बच्चा जब अपनी बात करेगा, दोस्तों से बात करेगा, चीज़ें तब इम्प्रूव होंगी। यदि बच्चा अपनी एक्टिविटी में रहेगा इन्वॉल्व, दोस्त बनाएगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, पेरेंट्स से बात करेगा, एक फैमिली टाइम होना चाहिए, उनसे ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। अल्टीमेटली जब ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, तब पेरेंट्स को एहसास होता है कि यार नहीं होता, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाते तो क्या हो जाता। अभी नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है,
3 मई को एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया कि री एग्ज़ामिनेशन होगा, 21 जून को है हाँ जी, जो 21 जून को है। और उस केस में भी उसके बाद भी कुछ ये सुसाइड के न्यूज़ आई हैं, केसेस आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया या ये दे लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल। अब सर अगेन पहली बात तो ये हमने ऑफ कैमरा बात की थी ये कि ये चीज़ कैसे सॉल्व की जा सकती है और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से एक रिटन एग्जामिनेशन में ये लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे मोराल भी तो बच्चों को डाउन होता होगा ना कि तो आप तो अभी रियल टाइम में भी फेस भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा आई वांट योर कि इस समय बच्चे क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चों की जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी, मेहनत थी 2-2 3-3 साल की ना, वो एकदम से होप पूरी टूट गई। जब लीक की खबर आई ना, तो मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे उन्होंने अपनी बुक्स ही बेच दी थी। उनको लगा अब तो हो जाएगा एडमिशन, बुक्स बेच दी, नोट्स बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, मेहनत करके आ रहे थे, उन सबको सिस्टम पे से कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा सा टूट गया कि यार ये क्या है, मतलब हर साल का ही नाटक है, तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारा सिलेक्शन मतलब अभी फिर से एग्ज़ाम होगा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस तो थोड़ा हिला है। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा बच्चों को कि इस टाइम में टूटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक एग्ज़ाम लीक हो गया, मैं मानता हूँ गलती है सिस्टम की, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल लेवल पे, लेकिन आप इन सब पॉलिटिक्स के चक्कर में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को अपने आप को संभालना चाहिए और सिर्फ अपनी मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, दोबारा से तैयारी करना चाहिए। हाँ, नीट के एग्ज़ाम के लीक होने से बहुत सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, बच्चे परेशान हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसी एग्ज़ाम के लीक होने की वजह से ही बच्चों ने सुसाइड करा है। एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, हो सकता है कोई और रीज़न हो, उसको इससे जोड़ा जा रहा है, हो सकता है यही रीज़न हो। लेकिन हाँ, फ्रस्ट्रेशन लोगों में आई है, परेशान होना स्टार्ट हो गए बच्चे और बहुत टेंशन में हैं, दुखी भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे संभलने लगे हैं और अगले एग्ज़ाम 21 जून के लिए तैयारी करने लगे हैं। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ये सिस्टम में गलत हुआ, लेकिन एक एग्ज़ाम में गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट, मतलब कि चलो एग्ज़ाम ख़राब हो गया अब तो ज़िंदगी तबाह हो गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी जो मेहनत होती है ना बच्चे की, वो कभी ख़राब नहीं होती। यदि वाकई में उसने ईमानदारी से मेहनत करी है तो वो कभी वेस्ट नहीं होगी। हाँ, एक वो मोड में आ गया कि चलो अब हो गई पढ़ाई। इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं कि जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, वो काफ़ी ठीक हैं, उनको लग रहा है एक फिर से मौका मिल गया एक बार, जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और मेजॉरिटी बच्चा वही है। क्योंकि हम बोलते सिलेक्शन है नीट के एग्ज़ाम को, लेकिन एक्चुअली वो रिजेक्शन है, क्योंकि 99% बच्चा तो रिजेक्ट ही हो रहा है। आप सोचो ना, 22 लाख में से 1 लाख ही बच्चा मतलब अच्छे कॉलेज में पहुंच पाता है, 21 लाख बच्चा तो फिर से स्ट्रगल ही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिसके 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, उसको एक और चांस मिल गया, वो तो उसको अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहा है। परेशान कौन हो गया? जिसने बाकी में दिन रात मेहनत करी थी और 3 साल लग के तैयारी करी थी, उसका कुछ नंबर से यदि मान लो उसको लग रहा है कि यार फिर से तुम्हें कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। तो जैसे ना नीट का एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को, 2-4 दिन तक तो ऐसे चलता रहा, जबकि खबरें पहले से आ रही थी कि टेलीग्राम पे लीक हो चुका है। तो एनटीए वाले उसको डिनाई कर रहे थे, उनको लगा कि ऐसे ही अफवाहें, र्यूमर्स, ऐसा होता भी है और हुआ भी है। लेकिन जब बाद में पता चला, एक इंसान ने, एक कोई टीचर है सीकर का ही, उसने ही रिपोर्ट जाके थाने में जाके जब रिपोर्ट करी, तो पुलिस थाने में उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसी अफवाहें नहीं फैलाओ और हम इसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे कोई रिपोर्ट। फिर उसने मेल करी प्रॉपर एनटीए को और भी ऑफिशियल अथॉरिटी पे, तब एनटीए ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और एजेंसियां लगाई सर्चिंग के लिए। जब फिर पता चला धीरे धीरे कि वाकई में लीकेज हुआ है, मतलब पेपर लीक हुआ है, जो 22 स्टेट्स में ये नेक्सस चल रहा था।
ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में कह रहे हैं। हाँ ऐसा मतलब वो तो चलो सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो जो भी है, लेकिन है ना लीकेज की प्रॉब्लम तो थी, थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन किस बड़े लेवल पे हो रहा था वो नहीं आइडिया था किसी को भी। लेकिन एनटीए को जब ऐसे पता चलने लगा और भी रिसोर्सेज पता चलने लगे, लेकिन ऐसी खबरें ना 2024 में भी आई थी लीकेज की। 2024 में भी नीट पेपर लीक की काफ़ी खबरें आई थी, लेकिन एनटीए उनको डिनाई करते चला गया। और जहाँ पर एक आध स्टेट में जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम करा के उसको कंपाइल करके ले लिया गया। लेकिन इस बार जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई सोशल मीडिया पे, तो फिर एनटीए ने फिर तुरंत एक्शन लिया गवर्नमेंट ने कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा। अब इस एग्ज़ाम की वजह से 2-3 चीज़ें आई, प्रॉब्लम आई कि जो बच्चा 2-3 साल से लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, वो एकदम से टूट गया, परेशान हो गया कि यार फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से सब करना पड़ेगा, और अब पता नहीं कितना सेफ़ है, क्योंकि अब है ना एक बार बच्चे का ना ट्रस्ट टूट जाता है ना, बच्चे को भरोसा भी नहीं है। मतलब और ये भी आता थोड़ा होगा सा थॉट कि अगर जैसे लीक हुआ, अगर क्या पता लीक इतने देर से भी हो रहा हो और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स भी आ रहे हों, वो पढ़ के इतना कर रहे हैं, लोग लीक करके वो सिमिलर रैंक ले रहे हैं, वो तभी तो कट ऑफ ऊपर जाता है। 2024 में जो कट ऑफ ऊपर गया, और यदि ये एनटीए रीनीट का एग्ज़ाम नहीं होता तो बच्चों को ये भी समझना चाहिए, जो लोग बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो लोग, यदि एग्ज़ाम नहीं होता तो रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता, उनको बहुत पीछे रैंक मिलती अच्छे नंबर पे भी। अब चलो रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है तो कम से कम एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है, मतलब जिन लोगों ने चीटिंग करी थी अब वो लोग सारे हट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अब फेयर हो जेन्युइन जाएगा। होगा, हाँ चेंज होगा रिजल्ट। और यदि रीनीट नहीं होता तो जो लोग परेशान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि रीनीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रैंक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और यदि बाई चांस किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक भी रहा था ना, तो यदि वो अब कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे ना ये नहीं सोचना कि सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं। जिसका जो काम है वो गवर्नमेंट करेगी, एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सीबीआई लगी हुई है। बच्चों को इस टाइम पे बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। सर जब एनटीए की बात करते हैं, अब एनटीए कह रहे हैं कि हम 25% हमारा स्टाफ कम है जिस वजह से ये चीज़ें नहीं होती, तो ये चीज़ें तभी क्यों हाईलाइट होती है जब ऐसा कोई केस होता है, या वो अपनी प्रॉब्लम्स भी ये सारी एसोसिएशंस तब बताती हैं? क्योंकि इसमें जितना मैं समझा था रिटन एग्जामिनेशन है तो कई जगहों पे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी यही बता रहे थे कि वो प्रिंटिंग के टाइम पे भी लीकेजेस हो सकती हैं, और हो सकती है उस तरफ जब लॉजिस्टिक्स के टाइम पे हो सकती है, या और भी कहीं से कोई स्टाफ मेंबर अगर कर सके वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पूरा डिजिटल एग्जामिनेशन इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए? हालांकि नंबर बहुत बड़ा है 22 लाख कैंडिडेट्स का, तो वो 3 या 4 अलग अलग एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे, तो बट वुडंट दैट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, ये नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ऑनलाइन होगा नीट का एग्ज़ाम। अच्छा, नेक्स्ट ईयर से नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन करने से ये जो मल्टी लेयर्ड वाली जो प्रॉब्लम थी ना, कि पेपर पहले टाइप हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद फिर स्टोरेज हो रहा है, फिर स्कूल तक जा रहा है, तो वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेवल पे वो सेफ़ हो जाएगा। तो वहाँ पर अब वो वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ जाएंगे फिर इसके साथ। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ के प्लस हैं तो माइनस भी हैं, प्रॉस कॉन्स मतलब दोनों हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मतलब पूरा साइबर सिक्योर हो। जो पेपर यदि जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो करेंगे, मतलब जहाँ से वो सॉफ्टवेयर जो होगा उनका इतना सिक्योर होना चाहिए कि जिसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे प्रॉब्लम कम तो हो जाएगी, 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी तो कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, मतलब काफ़ी हद तक कम होगी। जो फिज़िकल पेपर में बहुत सारे लेवल पे लीकेज के चांसेस थे वो रुक जाएंगे। सिस्टम बस सॉफ्टवेयर यदि अच्छा है, साइबर सिक्योर है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वो क्या होता है, जगह जगह सिस्टम लगे होते हैं, उसी टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तभी अपलोड होता है और बच्चे पेपर करते हैं, जैसे जेईई मेंस का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी इसमें, यदि ऑनलाइन होता है तो वो शिफ्ट में होगा, एक पेपर नहीं होगा, बहुत सारे पेपर होंगे। अभी यहाँ पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि 22-23 लाख लोगों का, 22-23 लाख बच्चों का एक ही टाइम पे सेम टाइम पे सिस्टम अवेलेबल करा के एग्ज़ाम लिया जा सके। जैसे जेईई मेंस का होता है तो बच्चों को ना सिस्टम प्रोवाइड की, मतलब उनको शिफ्ट दी जाती है कि मतलब 7-8 दिन तक लगातार चलता है, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, 7-8 दिन तक चलता है।
तो इस तरह से होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत रूरल एरिया में जो बच्चा पढ़ रहा था, जो गांव देहात का बच्चा था, जिनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं मेहनत करके उसको वो कर लेता था। उसको ऑनलाइन सिस्टम की आदत नहीं है। एक इसका ये भी चैलेंज है, इसलिए नीट को अभी तक ऑफलाइन रखा गया था कि ऑनलाइन में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव के होते हैं, उन्होंने सिस्टम पे कभी कंप्यूटर पे कभी कोई पेपर करा ही नहीं है सॉल्व, उनको आदत नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करते थे। लेकिन चलो वो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, चेंज होना भी चाहिए लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएंगे, चेंजेस आएंगे तो ऑनलाइन से फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो ऑनलाइन से फ़ायदा हाँ। ही होगा। और रही बात एनटीए की कि 25% स्टाफ कम है, स्टाफ कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनेस्ट होना चाहिए स्टाफ, मतलब लोग ईमानदार होना चाहिए। और जब तक हम ईमानदार लोगों को मतलब ज़्यादा मौका नहीं देंगे, सिर्फ सिस्टम अंदर से, क्योंकि ये ना हम किसी एक एजेंसी को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें हर कोई इन्वॉल्व रहता है। इवन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई टीचर है जिसने ये करवाया, तो वो भी है। जो पेरेंट्स ये कर रहे हैं, जो बच्चा पेपर ले रहा है, वो भी तो इन्वॉल्व है। क्योंकि यदि मान लो पेरेंट्स खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को पेपर मिल जाए, तभी तो कोई प्रोवाइड करा रहा है, और जो प्रोवाइड करा रहा है उसको ज़रूरत है बच्चे को देना है, तो वो कहीं से फिर लीकेज करा रहा है। अब इसमें कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिसने पेपर सेट किया है, जिसने पेपर बनाया है, यदि वो भी इन्वॉल्व है तो फिर हम कहाँ तक हम क्या ही हम सोच सकते हैं, मिस्ट्रस्ट किस लेवल तक चले जाता है। हाँ वही तो सबसे, मतलब हम किसी एक इंसान को, एक एजेंसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है। और कहीं ना हाँ। सर लोगों को ये लगता है कि एडमिशन ले ली तो बोलो जंग जीत ली, ऐसा नहीं होता, फिर पढ़ना भी तो पड़ेगा वहाँ जाके। सही बात है, वहाँ नहीं पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर वो उनको लगता है चलो वहाँ पे हम फेल होके भी, या फिर चलो सोर्स लगा के पास हो जाएंगे, एक बार एंट्री हो जाए। ऐसा नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर ही नहीं बन पाओगे। और फिर ऐसे डॉक्टर बनते भी तो फिर क्या करते हैं, आपको पता ही है आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि कोई है ना गलत काम कर रहा है हॉस्पिटल में, कोई किडनी बेच रहा है, क्या मतलब बहुत ही गलत चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी रैकेट पकड़े जाते हैं। तो वो यही सारे बच्चे हैं, या तो चीटिंग के थ्रू आए हैं, या फिर कोई मतलब कई लोग बाहर से भी पढ़ के आते हैं, तो वो उतने क्वालिफाइड उतने नहीं होते, जैसे रशिया से जो लोग पढ़ के आते हैं। तो एक यहाँ के इतने कंपटीशन माहौल में जो बच्चा सेलेक्ट होके करता है, वो बाहर से पढ़ के आता है, तो उसमें फ़र्क तो होगा। हाँ, लेकिन उनके लिए फिर एक दूसरा एग्ज़ाम है, उससे वो फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। जब बाहर का बच्चा जो रशिया से या चाइना से MBBS करके आता है, तो यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही इंडिया में वो PG का एग्ज़ाम दे सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। तो तब तक थोड़ा सा हो जाता है, फिर भी वो लेवल में आ जाता है। लेकिन ये चीटिंग वाला जो काम है ना, और ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी ज़्यादा माहौल हो गया है नीट रीनीट, मतलब हमारे टाइम पे भी जो एक होता था MP में MP PMT का, उस टाइम पे मतलब एक व्यापम घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, मतलब इतना लार्ज स्केल पे हुआ था ना। यदि 2004-05 की आप न्यूज़ उठा के देखेंगे उस टाइम पे, और 4-5 साल इसका वो चला था, इसकी जांच जब चली थी, जितने लोग, कई लोग ऐसे पकड़े गए थे जिनके 3-3 साल MBBS कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि जब पकड़ा जाता है ना, चाहे आपकी MBBS डिग्री कंप्लीट भी हो गई हो ना, तो वो भी सारी डिग्री फेल हो जाएगी, आपको बंद कर दिया जाएगा। और उस टाइम पे व्यापम घोटाले से बचने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था। जब उनका नाम आ गया तो उनको इतना ज़्यादा उस टाइम में माहौल था ना कि किसी की बदनामी हो गई जिसने MBBS पूरा कर लिया उसको, और लोगों को पता चला ये तो फर्जी है। तो बहुत सारे सुसाइड केस भी हुए थे। तो इसके ऊपर एक सीरीज़ भी आ चुकी है व्यापम घोटाले के ऊपर, पूरा काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ था। ये आपने पॉइंट बहुत हाँ। सही बोला कि अगर आज आप गलत करोगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। हाँ, और और जब जाओगे तब वो आपका सब जीरो हो जाता है, सब जीरो हो चाहे उसके बाद आप सुधर गए हो फिर भी हाँ। वो जाता है। सो आई थिंक वो जो एक सिस्टम बना है वो सिस्टम हम लोगों के लिए बना है, और अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो एक लार्जर बेनिफिट है। और एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर इसलिए बनते हैं ताकि मरीजों का इलाज हो सके। हाँ। अगर मरीजों का गलत इलाज होगा तो फिर डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मतलब डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। मतलब डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मतलब जिसमें लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और क्योंकि जब डॉक्टर किसी पेशेंट की जब जान बचाता है, मरते हुए इंसान को बचाता है ना, तो उसके घर वाले उसको ज़िंदगी भर रिस्पेक्ट देते हैं कि इसने
हमारे फैमिली मेम्बर की जान बचाई तो हमारे लिए तो भगवान है। जब सब लोग मना कर देते हैं और तब कोई डॉक्टर यदि हेल्प करे तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास में कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप ईमानदारी से काम करके, मेहनत करके लोगों की जान बचा सकते हो, और इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इस मतलब आप सोशल कर भी रहे हो, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो और आपको पैसा भी मिल रहा है उसका, और आपका नाम भी हो रहा है। दुनिया के बाकी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो और आपका नाम हो रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत सीरियसनेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं डॉक्टर के पास, पेशेंट आते हैं बहुत क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ते हैं ईमानदारी से कि किसी का नुकसान भी ना हो। तो उस यदि ऐसे डॉक्टर हमारे सिस्टम में आएंगे चीटिंग करके, तो फिर क्या हालत होगी हमारे मेडिकल सिस्टम की। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है इसी वजह से। हाँ, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, व्हाट आर द कॉमन ट्रेट्स व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड सो फार कि ये चीज़ें कॉमन मिली हैं इन बच्चों में जिन्होंने नीट क्लियर किया है? देखो ऐसा होता है कि नीट का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। लोगों ने उसको बहुत, मतलब कई लोग हवा बना देते हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा 10th क्लास के बाद आता है, 11 12 अच्छे से पढ़ता है ना, फोकस होके पढ़ता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बच्चा क्लियर कर जाता है। रिलैक्स होके पढ़ता है। लेकिन जितना टीचर ने कराया, डेली क्लास में आ रहा है, टीचर की बात सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, होमवर्क टाइम पे कर रहा है, टेस्ट सारे दे रहा है और टीचर से बात कर रहा है लगातार और इम्प्रूव भी कर रहा है धीरे धीरे, एक एवरेज बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह देखी, जैसे कोटा वगैरह में देखा है मैंने, बच्चे ड्रॉप लेते रहते हैं, कंपेयर करते हैं, हाई फाई बुक्स पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत है ही नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे फिजिक्स में इरोडॉफ पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे एनसीईआरटी से कर ले और एक बुक पकड़ लो कोई भी सिंपल सी, जो मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए हैं जो सिर्फ एक सिंपल सी बुक, अपने नोट्स, मॉड्यूल, उतना क्वेश्चन करते हैं और अच्छी रैंक आ जाती है उनकी, कोई दिक्कत नहीं आती। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो बच्चा ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहता है, बहुत टफ चीज़ें करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, और 2 कोचिंग से कर लूँ, 3 कोचिंग से कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और कंपेयर करता है कि इस टीचर ने ये पढ़ा है, इस टीचर ने ये पढ़ा है, वो बच्चा फिर थोड़ा डाउन होने लगता है। ये बर्नआउट आ जाता है ना। हाँ, दूसरा जो बच्चा फोकस नहीं रख पाता, दूसरा जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन तो इंसान को 1-2 दिन का बुलबुला है। यस। जो कंसिस्टेंट रहेगा ना, वो लॉन्ग टाइम तक करेगा। उसका सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, जो मेहनत करने वाला है वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाएगा। ये तो लाइफ के हर पहलू में यही हाँ। चलता है। ये मैं अपने ऑफिस में भी, मैं डेली यही बात करता हूँ, मैं मोटिवेट तो मैं आपको एक बार कर दूंगा, बाद में वो कंसिस्टेंसी है जो रिजल्ट्स देती है। एंड इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी प्रोफेशन, कि अगर एक दिन मोटिवेट हुआ, मैंने एक पॉडकास्ट कर लिया, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, अब हम ऑलमोस्ट 120-130 एपिसोड्स कर चुके हैं। वो इसलिए मैं कर पाया क्योंकि मुझे जब वाइल बिल्डिंग अप द बिजनेस आई अंडरस्टूड, उससे पहले मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता था कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो तब समझ आया कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। और आपका ये रिजल्टेंट, आप सोचते ही नहीं हो सक्सेस के बारे में, यू जस्ट डूइंग थिंग्स एवरी डे, वो अपने आप आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इट्स इन एवरीथिंग। जैसे आप भी पिछले अगर आप 14 साल से या 15 साल से जुड़े हैं, तो अगर आप इस पोजीशन पे हैं, इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ था। सक्सेस नहीं तो मिलता। अगर आज आपकी सक्सेस लोग देखते होंगे, पर जर्नी तो कंसिस्टेंट रही है। हाँ, वो जर्नी तो काफ़ी कम लोगों को ही पता है, जो हमने स्ट्रगल करा है बचपन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सक्सेसफुल मतलब लोगों की ये कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और थोड़ा सा एटीट्यूड सही होना चाहिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होता है। जिसके अंदर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, हर चीज़ में कमी निकालते हैं। हाँ। मतलब उसको हर चीज़ में कमियां दिखती हैं, वो फिर लाइफ में ना उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आदत, हैबिट में ही आ जाएगा कमी निकालना। हाँ। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है ना, कि हाँ इतना हमने पढ़ लिया, इतना करा दिया, अब इसमें अपना बेस्ट करना है। कई बार नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, वो फिर परेशानी रहते हैं कि मतलब ये हो गया, वो हो गया, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ने कह दिया, टीचर ने डांट दिया, हमें ये नहीं बनना, नंबर कम आ गए, वो हमेशा दुखी रहेंगे। सोना भी सामने पड़ा हो तो उसमें से भी कमियां निकाल लेते हैं। हाँ, ये पीले रंग का है और शाइन क्यों नहीं कर रहा, ये कम शाइन कर रहा है, ज़्यादा शाइन कर रहा है, उसमें भी 50 कमियां निकाल देंगे वो। हाँ। या तो सोना
उसको अप्रिशिएट कर ले। मतलब अगेन वही ग्रैटिट्यूड की बात आ जाती है, हाँ। ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए, और एक बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। मेरे हिसाब से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो अब कह सकते हैं हम 13 से 18 साल के बीच में अभी हैं, दे आर द फ्यूचर जनरेशन। और उनको जैसे हम नर्चर करेंगे वैसा ही आगे हमारा देश होगा, वैसे ही सोसाइटी होगी। और व्हेन वी हैव एकेडमिशियंस लाइक यू, तो महसूस होता है कि अगला जो सोसाइटी का फ्यूचर सही हाथों में है। एक जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये एक मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट टू द सोसाइटी, कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारी यूथ तरक्की करे, तो सोसाइटी को कैसा एक रोल प्ले करना चाहिए। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जब जैसे लीक का हुआ, या फिर जैसे आपने बात बताई कि वो मज़े लेने के लिए पूछ रहे, अच्छा तेरे बेटे का क्या बना, वो चीज़ें भी, तो एक एज अ सोसाइटी हमें क्या रोल निभाना चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा था, किसी एक एग्ज़ाम, कोई भी एक एग्ज़ाम किसी भी इंसान का, किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तो एक एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे कभी भी किसी भी इंसान को, किसी बच्चे को, स्टूडेंट को जज नहीं करना चाहिए जी। और हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक ना, मतलब वायरल बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ चीज़ें। जी 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 जी। मतलब अच्छी चीज़ें कम होती हैं और फेक न्यूज़ और मतलब जो फालतू चीज़ें होती हैं वो जल्दी वायरल हो जाती हैं। और सोसाइटी में क्या है, यदि 4 लोग किसी को ट्रोल कर रहे हैं ना, तो बाकी 2, यदि कोई नया बंदा जाएगा ना, वो भी ट्रोल करेगा। यदि 5 लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो नया बंदा जाएगा तो वो भी अप्रिसिएट करेगा। एक है ना भेड़ चाल, सेल्फ ओपिनियन और इंटेलेक्चुअल वाली जो चीज़ें ना, वो थोड़ी सी कम हो रही हैं। जजमेंट लोग ज़्यादा करते हैं और भेड़ चाल ज़्यादा चलती है। मतलब किसी के अगेंस्ट होना है तो वो उनको पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। मतलब आज की डेट में मतलब कोई भी इंसान जा रहा है ना, वो बोला नीट का पेपर लीक हो गया, ये गलत हुआ, वैसा, उसको एक्चुअल पता ही नहीं नीट का पेपर होता क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ नहीं पता। लेकिन हर कोई उस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो छाया हुआ है वही सब लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और सोसाइटी की ये है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए, ना बच्चे को जज करें। और सोशल मीडिया की कोई भी न्यूज़ आती है कहीं से भी, उसको एकदम से बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये सही है। दूसरी चीज़ क्या, बच्चे का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे मार्क्स कितने भी आएँ, कैसे भी हों, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चे को उसको ओपन खुला छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें जो फील्ड तुम्हें बेस्ट लगती है ना, लेकिन उसको एडवाइस ज़रूर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको हम करने दें। मतलब बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को अपनी फील्ड चूज़ करनी देनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये, उसको बताओ कि इस फील्ड में ये फ्यूचर है, इसके बाद तुम ये बनोगे। उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिल लो, पहले बात कर लो, स्ट्रगल क्या है, क्या तुम ये सब चीज़ें जर्नी फेस कर सकते हो, तो उस फील्ड में जाओ। ये चीज़ समझना पड़ेगी। और सोशल स्टिग्मा और लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि है ना, जो लोग कहते हैं ना, दूसरों की बातें जो दूसरे लोग बोलते हैं, उनका खुद का तो कुछ होता नहीं है, बस मज़े करने के लिए, गॉसिप करने के लिए एक दूसरे के बारे में बातें हो रही हैं। रिलेटिव्स की बात, सोसाइटी की बात, समाज में कौन क्या कह रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका बच्चा है, आपके बच्चे का फ्यूचर है, उसकी मेंटल स्टेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब लोग क्या चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। यदि हम किसी फील्ड में चले भी गए और हैप्पीनेस ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या। आज के टाइम पे आप किसी प्रोफेशन में किसी भी इंसान से जाके पूछेंगे ना कि आप हैप्पी हो अपनी जॉब में, तो 80 to 90% लोग कहेंगे नहीं, हम हैप्पी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम, लेकिन वो क्या है था, बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जॉब करना है। अब वो फंसा हुआ है, मतलब सुबह से शाम तक की ड्यूटी कर रहा है बंदा, और उसको मतलब वो अपनी लाइफ को चला रहा है, शादी हो गई, बच्चे हैं, अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करता रहेगा।
तो सभी के लिए एक मैसेज ये है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, लोगों की सुनना बंद करें, लोगों के जजमेंट से अपनी लाइफ को डिसाइड ना होने दें, ना अपने बच्चों की लाइफ को डिसाइड होने दें। बच्चों को भी सोचना चाहिए यदि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना वो कोई वेस्ट नहीं होगी। यदि सिलेक्शन हो नहीं हो, मार्क्स कम आए ज़्यादा हैं, यदि आपने एक्चुअल में ईमानदारी से मेहनत करी है ना तो लाइफ में आप कभी रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही बात है। यू हैव एंडेड इट ऑन अ वेरी गुड नोट कि अगर आप ईमानदारी से चलोगे आप हमेशा सक्सेस मिलेगी अल्टीमेटली। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। एंड आपको सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब कम्युनिकेशन हुआ। इन सब टॉपिक के बारे में आजकल कोई बात करता ही नहीं है जी। और जेन्युइन तरीके से बात नहीं करता। नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं कि लोगों को क्या लगता है एनटीए को 2 गाली दे दो, गवर्नमेंट को 2 गाली दे दो और सोशल मीडिया पे छा जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम में जो प्रॉब्लम है ना, रूट कॉज पे जाना चाहिए और कहीं ना कहीं हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमने एग्ज़ाम को इतना ग्लोरीफाई करा है, बच्चों को इतनी एक्सपेक्टेशन दी है, तो उसकी वजह से ना ये सब चीज़ें चल रही हैं। इन सब चीज़ों को यदि ख़त्म करना है तो ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान को अपने लेवल पे ईमानदार रहना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 22 लाख बच्चे जो दिख रहे हैं नंबर नहीं है, ये फ्यूचर है इंडिया का। तो हर चीज़ के बारे में, हर बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। जो यूथ है अगर जिसके नंबर नहीं भी आए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सभी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी। ओके।